यस, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलो, कल हम लोगों ने लास्ट में जाते जाते वो इंटरेस्ट के ऊपर डिस्कशन किया था। एक नोट लिखाया था मैंने आप लोगों को। तो पहले तो आप याद करो कि इंटरेस्ट जो है वो आपको माइनस करने तभी मिलेगा जब लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आपको इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पे माइनस करने मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट माइनस करने नहीं मिलेगा। एंड इफ सपोज अ न्यू लोन इज टेकन टू रीपे ओल्ड लोन, देन इंटरेस्ट ऑन न्यू लोन इज कैन से अलाउड एज डिडक्शन। ब्रोकरेज एंड कमीशन जो भी आप पे करोगे वो आपको माइनस करने नहीं मिलेगा। अब आप याद करो, तो जो भी प्रॉपर्टी लेट आउट होगी, लेट आउट एंड डीम टू बी लेट आउट होगी, वो प्रॉपर्टीज के केस में जितना भी इंटरेस्ट रहा यानी इसे सब माइनस करने मिलेगा। लेकिन इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, आइदर इंटरेस्ट अलाउड इज 2 लाख और अलाउड इज 30,000। अब 2 लाख कब मिलेगा? जब 4 कंडीशन सेटिस्फाई होगा। एंड अगर कोई एक आध कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर 30,000 मिलेगा। चलो, 4 कंडीशन में पहला कंडीशन क्या था? लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर विच डेट? 1999। सेकेंड, लोन शुड नॉट बी टेकन फॉर RRR। थर्ड कंडीशन, acquisition and construction is completed within 5 years from the end of the year in which loan is taken, and last is interest certificate. So अगर ये चारों कंडीशन क्या हो जाती है बोलो, तो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2 लाख, और नहीं तो आपको 30। ये किस में मिलेगा? एसओपी के केस में। ये बराबर। मुझे ये बताओ ना, कितनी एसओपी अपन रख सकते हैं? 2, और 2 से ज्यादा रखी तो डीम टू बी लेट आउट। अब सुनो, अब आपके पास समझो 2 ही घर है, हाउस प्रॉपर्टी 1 एंड हाउस प्रॉपर्टी 2, और ये दोनों के दोनों घर आपने एसओपी रखे हैं। अब मैंने आप लोगों को कल 4 कंडीशन सिखाई थी, 4। समझो ये कंडीशंस जो मैंने आपको सिखाई थी वो पहले घर में भी सेटिस्फाई हो रही है और दूसरे घर में भी सेटिस्फाई हो रही है। मतलब क्या? दोनों घर में लोन आपने 14,1999 के बाद लिए हैं, लोन RRR के लिए नहीं लिए हैं, कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है विद इन 5 years एंड इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए ये घर में मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2 लाख मिलेगा। और ये घर का मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना? 2 लाख। बट याद रखना, टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा ना, टोटल इंटरेस्ट वो भी 2 लाख ही होगा। मतलब जो 2 लाख की लिमिट है और जो 30,000 की लिमिट है, पर प्रॉपर्टी नहीं है, दोनों एसओपी का मिला के आपको 2 लाख मिलता है। अब अगर ऐसा हुआ कि जो मैंने आपको कंडीशन सिखाई थी वो यहां पे भी सेटिस्फाई हुई हुई, यहां पे भी नहीं हुई, तो इस घर का कितना मिल सकता है? 30। इस घर का कितना मिल सकता है? 30। दोनों मिला के कितना मिलेगा? 30। मतलब आप ऐसा मत सोचो इट इज पर प्रॉपर्टी 2 लाख एंड 30 का लिमिट है, दोनों प्रॉपर्टी का मिला के। अच्छा, और एक केस समझो। समझो ये घर में कंडीशन सेटिस्फाई हुई और ये घर में नहीं हुई, तो इस घर का कितना मिलेगा? 2 लाख। इस घर का कितना मिलेगा? 30। दोनों मिला के कितना मिलेगा? 2 लाख। 2 लाख 30 मत लेके आना, 2 लाख ही मिलेगा आपको। सो तुम समझो एसओपी दोनों मिला के आपकी एसओपी में मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 2 लाख ही। सो ये एक चीज ध्यान में रखना, आप मैक्सिमम 2 एसओपी ले सकते हो। तो वो 2 एसओपी जो आप लेने वाले हो, वो 2 एसओपी में अगर दोनों में कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो दोनों का लिमिट 2-2 लाख होगा, दोनों मिला के भी 2 लाख।
दोनों में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, दोनों का लिमिट 30-30 होगा, दोनों मिला के भी 30, एंड लास्ट में कंडीशन सेटिस्फाई हो गया एंड नहीं हुआ तो 2 लाख एंड 30 दोनों मिला के 2 लाख। बोलो ये समझा कि नहीं समझा? समझा। सो ये एक चीज ध्यान में रखना। आई थिंक कल आपने कंडीशंस लिखी थी 4, उसके नीचे ये पार्ट पहले नोट कर लो। चलो बढ़ते हैं आगे। अब फ्रेंड्स देखो, अब जो मुझे डिस्कशन करना है ये सेकंड एरिया है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो यहां पे मैं जो डिस्कशन करने वाला हूं वो है ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। पीसी पीआई, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, दैट इज पीसी पीआई। अब पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझो क्या है। आपने ना लोन लिया और घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, यहां से लेके यहां तक आपके घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और यहां आपका घर बन गया। उसके बाद भी अभी तक आपकी लोन का रीपेमेंट तो नहीं हुआ था, तो इसीलिए ये फेज में भी आपने इंटरेस्ट का पेमेंट तो किया है। तो इंटरेस्ट यहां पे भी पे हुई है घर बनने के बाद, और घर बनने के पहले भी इंटरेस्ट पे हुई है। मुझे ना प्रॉब्लम ये वाली इंटरेस्ट से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार घर बन गया, तो मैं समझ रहा है जिस दिन मेरा घर बना इस दिन सेक्शन नंबर 22 मेरा चार्जिंग सेक्शन जो है उसकी कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो गई। प्रॉपर्टी होना चाहिए, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग्स और लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू, आई शुड बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ओनर शुड नॉट यूज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो इस दिन के बाद मेरा चार्जिंग सेक्शन का कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, और जैसे ही चार्जिंग सेक्शन का कंडीशन सेटिस्फाई हुआ मेरा हेड जो है कौन सा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहने से वो स्टार्ट हो गया। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड स्टार्ट हुआ तो उसके बाद जो भी इंटरेस्ट मैं पे करूंगा कहने से ये मुझे 24B में माइनस करने मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, जो इंटरेस्ट मैं पहले पे करूंगा घर बनने से पहले, उस इंटरेस्ट का क्या? क्योंकि तुम समझो हाउस प्रॉपर्टी हेड स्टार्ट ही तब होता है जब आपके पास पहले तो प्रॉपर्टी हो। मैंने तो लोन लिया, लोन लेने के बाद मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, तो जब तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है यानी से मेरे पास प्रॉपर्टी है ही नहीं, और जब मेरे पास प्रॉपर्टी ही नहीं है तो फिर मैं चार्जिंग सेक्शन की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूं, और फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूं तो मैं ये हेड के अंदर ही नहीं जा सकता हूं। हेड के अंदर जा नहीं सकता हूं तो मैं सेक्शन 24B भी यूज नहीं कर सकता हूं। तो अब मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो अपन ने इंटरेस्ट पे किया कौन से फेज में, कंस्ट्रक्शन फेज में, जो भी हमने इंटरेस्ट पे किया है कंस्ट्रक्शन फेज में, उस इंटरेस्ट का क्या होगा? पहले तुम्हें प्रॉब्लम समझा, अब सॉल्यूशन। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो भी आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन फेज में इंटरेस्ट पे की होगी ना, हम आपको वो इंटरेस्ट माइनस करने देंगे। कब देंगे? जैसे ही कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा ना उसके बाद। पर उसके बाद तो सर पोस्ट कंस्ट्रक्शन भी होगी, तो आंसर इज यस, पोस्ट कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हम आपको ये भी दे देंगे। हम आपको प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी पोस्ट कंस्ट्रक्शन में माइनस करने दे देंगे। पर एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या कि हम आपको प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट माइनस करने देंगे जैसे ही कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ उसके बाद। हम आपको प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट माइनस करने देंगे जैसे ही आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ उसके बाद, लेकिन हम आपको माइनस एक झटके में नहीं करने देंगे, हम आपको माइनस करने देंगे इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। मतलब जैसे ही कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ आपको 5 साल में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट मिलेगी।
सो आप क्या करो, जो भी इंटरेस्ट पे करोगे ये फेज में, कौन से फेज में, प्री फेज में, ये इंटरेस्ट भी हम आपको माइनस करने देंगे, बट कब, पोस्ट फेज में। और पोस्ट फेज में एक झटके में माइनस करने देंगे नहीं, हम आपको माइनस करने देंगे इन 5 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। सो अब हमें यह सीखना है हाउ टू कैलकुलेट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया क्या है। जो भी हम लोन लेके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जब भी हम लोन लेके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, हो क्या रहा था कि लोन लिया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, कंस्ट्रक्शन फेज का इंटरेस्ट हमें माइनस करने नहीं मिल रहा था 24B में। क्यों? क्योंकि सेक्शन 22 की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई। जब चार्जिंग सेक्शन की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, आप ये हेड के अंदर जा ही नहीं सकते। जब आप ये हेड के अंदर नहीं जा सकते तो 24B भी यूज नहीं कर सकते। अब आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका घर बन गया, उसके बाद आपका हेड जो है वो स्टार्ट हुआ। हेड स्टार्ट होने के बाद की इंटरेस्ट जो थी वो माइनस करने मिलेगी। पर गवर्नमेंट ने अब रूल बना दिया क्या, कि आप जो प्री फेज में इंटरेस्ट पे करोगे, कौन से फेज में, प्री, वो भी हम माइनस करने देंगे। कब देंगे, पोस्ट फेज में। कितने इंस्टॉलमेंट में देंगे, 5। मतलब अब तुम्हें समझ में आ रहा है, एक बार घर बन गया, उसके बाद जो फर्स्ट ईयर होगा ना, फर्स्ट ईयर में हम आपको उस साल के इंटरेस्ट भी देंगे प्लस 1/5 ऑफ प्री दे देंगे। सेकेंड ईयर में हम आपको उस साल के इंटरेस्ट देंगे प्लस 1/5 ऑफ प्री। थर्ड ईयर में हम आपको थर्ड ईयर के इंटरेस्ट देंगे प्लस 1/5 ऑफ प्री। फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में भी उस साल के इंटरेस्ट देंगे और 1/5 ऑफ प्री। और सिक्स्थ ईयर से सिर्फ उसी साल की इंटरेस्ट मिलेगी। तो अब मुझे आप लोगों को सिखाना है क्या, हाउ टू कैलकुलेट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हम लोगों को सीखना है। अब ध्यान से समझो, हमें कैलकुलेशन सीखना है ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, PCPI। अब फ्रेंड्स, PCPI कैसे कैलकुलेट होगी? तो आपने आज तक जितनी भी बार इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया होगा, आपको 3 चीजें चाहिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। 3। पहला क्या चाहिए, अमाउंट, मतलब लोन कितना लिया है। दूसरा क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और तीसरा क्या चाहिए, ड्यूरेशन, कब से कब तक ये इंटरेस्ट लगेगी। हमें 3 चीजें चाहिए, बोलो क्या है वो 3 चीजें। नंबर 1, नंबर 2 रेट एंड नंबर 3 ड्यूरेशन। हमें 3 चीजें चाहिए, अमाउंट, रेट, ड्यूरेशन। 3 चीजें चाहिए, क्या क्या, अमाउंट, रेट, ड्यूरेशन। अब ध्यान से सुनो, कितना लोन लिया है और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नहीं से ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। ड्यूरेशन है ना, ड्यूरेशन, ये अपने को निकालना है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इसका डेफिनेशन दिया है, कहां पे दिया है डेफिनेशन, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। इनकम टैक्स एक्ट में डेफिनेशन दिया है, सुनो, ड्यूरेशन मेरे लिए क्या हो गया, PCP इज माई ड्यूरेशन, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज माई ड्यूरेशन। एंड ये ड्यूरेशन कहां दिया है, बोलो, एक्ट में। हमें एक्ट में इसका डेफिनेशन दिया है। अब एक्ट में 2 चीजें दी होगी। नंबर 1, स्टार्ट डेट दिया होगा इसका, मतलब कब से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होगा, और इसका एक क्या दिया होगा, बोलो, एंड डेट, कब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड होगा। सो हमें 2 डेट्स पढ़नी है। अरे किसी एक दिन से ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा, स्टार्ट, कभी एक दिन पे जाके एंड। स्टार्ट एंड डेट का जो डिफरेंस होगा वो हो गया मेरा PCP, मतलब मुझे ड्यूरेशन मिल गया। ड्यूरेशन मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, कहने से मुझे PCPI मिल गया। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है,
सर क्या है ड्यूरेशन, कब से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होगा और कब जाके प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड होगा, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट क्या होगी। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट एक्ट के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं, पहले मुझे चाहिए आप मुझे बताओ आपके हिसाब से पीसीपी कब स्टार्ट होना चाहिए, पीसीपी कब एंड होना चाहिए। एक्ट में क्या लिखा है वो सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं आपको कुछ डेट्स दे रहा हूं, आप सोच के बताओ कौन से दिन से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होना चाहिए और कौन से दिन पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड होना चाहिए। चलो मैं आपको पहली डेट दे रहा हूं, डेट ऑफ टेकिंग लोन। डेट ऑफ टेकिंग लोन, आपने लोन लिया 1/7/2020 में। डेट ऑफ स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन 1st May 2020 and date of completion of construction 30th September 2023। मुझे बताओ आपने इस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, इस दिन लोन लिया, इस दिन आपका कंस्ट्रक्शन एंड हुआ है। आप बताओ आपके हिसाब से, एक्ट छोड़ दो, पीसीपी आपके हिसाब से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन से दिन से स्टार्ट होना चाहिए। स्टार्ट डेट दो मुझे, स्टार्ट डेट कौन से दिन से स्टार्ट होना चाहिए, बोलो एक डेट बोलो। 1/7/2020। क्यों 1/7/2020? तभी तो लोन लिया है आपने। कंस्ट्रक्शन पहले स्टार्ट हुआ मई में, लोन बाद में लिया, तो इंटरेस्ट भी कब से आएगा, जुलाई से, लोन लिया तब से। चलो स्टार्ट डेट मिल गया अपने को, स्टार्ट डेट 1/7 इज योर स्टार्ट डेट। चलो एंड डेट, कब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड होना चाहिए, 30th September 2023। क्यों, उसी दिन कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ है, उसी दिन कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है, खत्म। अच्छा चलो अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, समझो आपका कंस्ट्रक्शन 1/9/20 को स्टार्ट हुआ, 1/9/20, और आपने लोन 1/7/20 को ली थी और आपका कंस्ट्रक्शन खत्म 30th September 2023 पे हुआ है। चलो एंड डेट तो छोड़ दो, एंड डेट तो सेम ही है, स्टार्ट डेट क्या होनी चाहिए, अब सोच के बताना। आपने लोन ली जुलाई में, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया सितंबर में, स्टार्ट डेट क्या होनी चाहिए, बोलो। 1/7 होना चाहिए, ओके, आंसर इज 1/9। थोड़ा सा ना अपना दिमाग चलाओ, आपने लोन कब लिया, 1/7, कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट किया, थोड़ा सा दिमाग चल रहा हो ना। आपने पैसा यूजी आपने पैसा हाउस प्रॉपर्टी के लिए यूजी सितंबर से किया है, जुलाई मंथ एंड अगस्त मंथ आपने पैसा हाउस प्रॉपर्टी के लिए यूजी नहीं किया। जब आपने यूजी नहीं किया तो आपको हम इंटरेस्ट कैसे माइनस करने देंगे। आपने लोन भले ही स्टार्टिंग में ले लिया है, कंस्ट्रक्शन ही जब बाद में हुआ है स्टार्ट, तो आपका ये पैसा हाउस प्रॉपर्टी के लिए यूज कब से हुआ, सितंबर से। 2 महीना आपने लोन लिया है, 2 महीना आप इंटरेस्ट भरोगे, बट 2 महीना वो इंटरेस्ट कहां जाएगी, तो तुम समझो 2 महीना जिस पर्पस के लिए ये लोन यूज हुई ना, उधर जाएगी ये इंटरेस्ट। तुम अग्री कर रहे हो मेरे साथ कि नहीं कर रहे हो, बोलो हाँ या ना। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये दोनों डेट में से हम कौन सी डेट सिलेक्ट कर रहे हैं, विच एवर इज लेटर। पहले तुम ये डेट से अग्री कर रहे हो कि नहीं, बराबर है प्रोविजन। अगर हमने लोन पहले लिया, कंस्ट्रक्शन बाद में, तो कंस्ट्रक्शन वाली डेट लेनी है, क्यों, क्योंकि पैसा कंस्ट्रक्शन के लिए बाद में यूज हुआ है। अगर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन पहले स्टार्ट किया, बाद में लोन लिया, तो बाद वाली डेट लेनी है, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ही बाद से आएगा। पहले तुम ये चीज पे अग्री कर रहे हो तो ही मैं आगे बढ़ूं। क्या तुम लोग स्टार्ट डेट जो मैंने सिखाया अभी उससे अग्री कर रहे हो, इट विल बी आइदर डेट ऑफ टेकिंग और डेट ऑफ स्टार्टिंग, विच एवर इज, वापस से, डेट ऑफ टेकिंग और डेट ऑफ स्टार्टिंग, विच एवर इज लेटर। अब है ना, अब इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सुनना बराबर से, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपने जो स्टार्ट डेट फिक्स की ना अभी, स्टार्ट डेट कब से ये स्टार्ट होना चाहिए, बोलो इंटरेस्ट कैलकुलेशन, डेट ऑफ टेकिंग लोन
और डेट ऑफ स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन whichever is later, यही प्रोविजन एक्ट में भी दिया है। पहले तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, जो स्टार्ट डेट में मैंने आपको लॉजिकली एक्सप्लेन किए चीजें, एक्सप्लेनेशन से तुम सेटिस्फाइड हो कि बराबर प्रोविजन बनाया है? चलो, स्टार्ट डेट में मैं भी आपको बता दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आएगा एंड डेट पे। अभी ध्यान देना, अभी डेट ऑफ टेकिंग लोन is 1/7/2020. Date of starting construction is 1/9/2020. Date of completion of construction is 30th September 23. ध्यान यहां पे अभी। अब तुम देखो यहां पे 1/7/2020 is a date of taking loan. 1/9/2020 is a date of starting construction, and 30th September 23 is a date of completion of construction. मुझे आप बताओ कौन से दिन से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होना चाहिए? फटाफट से आंसर दो अभी। 1/9 इधर से स्टार्ट होना चाहिए, बोलो यस और नो। कब तक जाना चाहिए ये? यहां तक आपका प्री होना चाहिए। इसका मतलब इसके बाद, ये डेट के बाद यहां से लेके जो आपका ईयर चल रहा है अभी, कहने से वो एंड होगा 24 में। ये जो फेज है, ये जो दूसरा बॉक्स बनाया, तुम्हें समझ में आ रहा है? ये आपका प्री फेज है और ये आपका पोस्ट फेज है। बोलो, सब लोग अग्री कर रहे हो ये चीज पे? अब ध्यान से सुनो, इनकम टैक्स एक्ट है ना, इनकम टैक्स एक्ट, वो भी यही बोल रहा है क्या कि इस दिन से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होगा। मतलब अपने हिसाब से स्टार्ट डेट और एक्ट के हिसाब से स्टार्ट डेट मैच हो रहा है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स एक्ट का रूल क्या है कि आपका जो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन है ना, आपका जो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन है, आपका जो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ है, ध्यान से सुनना, जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ है, जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ है, आपको समझना है कि आपका कंस्ट्रक्शन जो 31 मार्च गया ना, तब खत्म हो चुका है। जो 31 मार्च गया तब खत्म हो चुका है। एक मिनट, आपका कंस्ट्रक्शन एक्चुअली में कब खत्म हुआ है? 30 सितंबर 23। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है नहीं, 30 सितंबर 23 को आपका कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हुआ है। इसके पहले जो 31 मार्च गया है, इसके पहले जो 31 मार्च गया है, 30 सितंबर के पहले जो 31 मार्च गया है, तब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। ऐसा कौन बोल रहा है? इनकम टैक्स एक्ट। मतलब हमेशा 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 एक्ट के हिसाब से जो आपकी एंड डेट होगी ना, हमेशा एक्ट के हिसाब से जो आपकी एंड डेट होगी, that will be 31st March only. That will be 31st March, year change होता रहेगा। That will be 31st March, year चेंज होता रहेगा। जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ है, जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ है, दैट इज 30 सितंबर 23, 23-24 में आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ है। 23-24 से एक दिन पहले, 23-24 से एक दिन पहले, मतलब आपका कंस्ट्रक्शन इनकम टैक्स एक्ट मान रहा है क्या 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 कि 31 मार्च 23 पे खत्म हो चुका है, ऐसा वो लोग मान रहे हैं। अंडरस्टैंड, ये डेट गलत डेट है, ये इनकम टैक्स एक्ट में जो लिखा है वो गलत है, लेकिन हमें फॉलो करना पड़ेगा, और मैं आपको समझाऊंगा भी क्यों ऐसा किया है उन्होंने। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या बोल रहा है कि आपका हमेशा एंड डेट क्या होगा? आपका हमेशा एंड डेट क्या होगा? जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ उसके पहले जो 31 मार्च गया, वो उसके पहले जो 31 मार्च गया, दैट इज योर एंड डेट। जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ उसके पहले जो 31 मार्च गया, जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ उसके पहले जो 31 मार्च गया, दैट इज योर एंड डेट। सो एंड डेट क्या हो गई आपकी? 31 मार्च 2023।
सो 31 मार्च 23 इज योर एंड डेट। उस दिन हम मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन खत्म हो चुका है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब है ना थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ये प्री है, ये प्री। अब है ना तुम एक्ट का पर्पस समझोगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई की है अपने लिए। कैसे? ये कौन सा ईयर चल रहा है जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ? ईयर बताओ, प्रीवियस ईयर 23-24। ये चल रहा है ना, ये कौन सा डेट है? इधर 1/4/23 आएगा, यहां से लेके यहां तक कौन सा ईयर चल रहा है? 23-24। 23-24 ये ईयर चल रहा है। ध्यान से सुनना, इस ईयर में क्या हुआ है? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। अब ध्यान से सुनो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। इनकम टैक्स एक्ट का बोलना ऐसा है, या गवर्नमेंट ऐसा बोल रहा है क्या, कि जिस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, बोलो मेरे साथ, जिस ईयर में अपना कंस्ट्रक्शन, जिस ईयर में अपना कंस्ट्रक्शन, इनकम टैक्स एक्ट क्या बोल रहा है पता है? वो ईयर की इंटरेस्ट, वो ईयर की इंटरेस्ट, वो ईयर की इंटरेस्ट हम प्री और पोस्ट में डिवाइड नहीं करना चाहते हैं। एक काम करो, पूरी पोस्ट में ले लो जाओ, पूरी की पूरी इंटरेस्ट कहां पे डाल दो? पोस्ट। तुम्हें समझ में आ रहा है? तो जो मैंने ग्रीन में लिखा है यहां पे पोस्ट, ये गलत है। पोस्ट एक्चुअली में आपका पोस्ट क्या है पता है? एक्चुअली में आपका पोस्ट है 1 अक्टूबर 23 से लेके 31 मार्च 24। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट क्या बोल रहा है कि जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, बोलो मेरे साथ, जिस साल में कंस्ट्रक्शन, आपको वो साल की इंटरेस्ट प्री और पोस्ट में डिवाइड करने की जरूरत, आपको वो साल की इंटरेस्ट प्री और पोस्ट में डिवाइड करने की जरूरत, सारी की सारी इंटरेस्ट कहां डाल दो? और सारी इंटरेस्ट पोस्ट में डाल दोगे, तुम्हें समझ में आ रहा है? वन शॉट डिडक्शन मिल जाएगा। अगर समझो ये 6 महीने जो है, ये 6 महीने, ये जो 6 महीने, ये 6 महीने की इंटरेस्ट लॉजिकली देखने जाएंगे तो प्री है, लॉजिकली देखने जाएंगे तो प्री है, लेकिन एक्ट बोलता है नहीं, हम क्या मान लेंगे? पोस्ट। अगर पोस्ट मान लिया तो तुम्हें समझ में आ रहा है, वन शॉट डिडक्शन उसी साल में मिल जाएगा। अगर यही इंटरेस्ट प्री में चली जाती तो तुम्हें 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलता। सो गवर्नमेंट आपको एक छोटा सा बेनिफिट दे रहा है। क्या बेनिफिट? कि जिस साल में, ये एक लाइन याद रख ली ना, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का। ये एक लाइन याद रखना है, क्या? जिस साल में कंस्ट्रक्शन, जिस साल में कंस्ट्रक्शन, उस साल की इंटरेस्ट को हमें प्री और पोस्ट में डिवाइड, उस साल की इंटरेस्ट को हमें प्री और पोस्ट में डिवाइड, सारी की सारी इंटरेस्ट। चलो अब मैं आपको पूछता हूं, अपना डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इस 17 दिसंबर 2022। पहले मुझे ईयर बताओ, प्रीवियस ईयर बताओ, कौन से ईयर में कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ? 22-23। अब अपना वाला लाइन चिपकाओ इधर, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन, उस साल की इंटरेस्ट को हम प्री और पोस्ट में डिवाइड। अब इस साल की इंटरेस्ट को अपने को प्री और पोस्ट में डिवाइड नहीं करना है, मतलब आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब एंड हो जाएगा? 31 मार्च 22। अरे भाई, इस साल की इंटरेस्ट तो पूरी पोस्ट में लेनी है, तो 31 मार्च 22 पे अपना कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया। सो गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन ये बनाया है क्या, कि जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हो रहा है ना, जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हो रहा है, हम उस साल की इंटरेस्ट को प्री और पोस्ट में डिवाइड करना नहीं चाहते हैं। हम आपको सारी की सारी इंटरेस्ट कहां पे माइनस करने दे देंगे? पोस्ट। सो अब आपका जो एंड डेट है ना, एंड डेट, कौन सा डेट बोलेंगे मेरे साथ? एंड डेट। वो क्या होगा? A day prior to previous year in which construction is completed। समझो आपका 17 दिसंबर 22 पे कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है? 22-23। अ डे प्रायर, अ डे प्रायर टू प्रीवियस ईयर, अ डे प्रायर, प्रायर मतलब 31 मार्च 22। अ डे प्रायर टू प्रीवियस ईयर मतलब ये प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ उसके एक दिन पहले। अ डे प्रायर, और नहीं समझ में आता है तो सिंपल याद रखो, जिस साल में कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ उसके पहले जो 31 मार्च गया वो खत्म, उसके पहले जो 31 मार्च गया वो। अब मैं आप लोगों को एक केस करवा रहा हूं जहां पे यू विल गेट क्लैरिटी ऑफ ऑल दी पॉइंट्स जो हमने इंटरेस्ट में पढ़े। थोड़ा सा ध्यान देना अभी। चलो, आपको ये प्री और पोस्ट समझ गया कैसे डिवाइड करना है। अब आपको मैं एक पूरा केस बना के सिखा रहा हूं। लोन अमाउंट 10 lakhs, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम,
डेट ऑफ टेकिंग लोन 1/7/2020, डेट ऑफ स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन 1/11/2020, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 30th September 2023। अब आपको मैंने ये पूरा डेटा दिया है, अपने को कैलकुलेशन करना है अभी सब कुछ, ध्यान से समझो। चलो पहले तो मुझे ये बताओ कौन से साल में आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ है, ईयर बताओ, ईयर 23-24। मैं क्या बोल रहा हूं, पहली बार आपको ये प्रॉपर्टी पे टैक्स कहने से 23-24 में ही लगेगा, क्योंकि 23-24 में आपके चार्जिंग सेक्शन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेटिस्फाई हो गई इसका मतलब कहने से हेड स्टार्ट हो गया, हेड स्टार्ट हो गया मतलब अब आप ये हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजंस लगा सकते हो। सो 23-24 इज फर्स्ट ईयर जब आपको पहली बार हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगने वाला है। उसके पहले थोड़ी हाउस प्रॉपर्टी हेड स्टार्ट भी हुआ था यार। 23-24 इज द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, और वो ईयर में आपको पहली बार हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर क्या लगेगा, टैक्स। चलो ठीक है, पहले तो अपन पीसीपी निकालते। पीसीपी वर्ड्स पे ध्यान देना, इट इज नॉट पीसीपीआई, इट इज पीसीपी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। आप बताओ कौन से दिन से पीसीपी स्टार्ट होना चाहिए, 1/11/2020। कौन से दिन पे पीसीपी एंड होना चाहिए, 31 मार्च 23। चलो काउंट करके बताओ कितने मंथ्स हो रहे हैं यहां से लेके यहां तक। हंस 29 मंथ्स बराबर। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 महीने हो गए। 31 मार्च 21 आ गया, 22 एंड 23, 24 + 5, 29 मंथ्स हो गए। चलो अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है, पीसीपीआई। पीसीपीआई के लिए हमें क्या क्या चाहिए, अमाउंट, रेट एंड ड्यूरेशन। अमाउंट क्या है बताएंगे, मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय 29 मंथ्स डिवाइड बाय 12। अरे 12% इज ईयरली इंटरेस्ट ना, तो 12 से डिवाइड करेगा तो मंथली मिलेगा, मंथली मिला तो 29 मंथ से मल्टीप्लाई करो। चलो बताएंगे अमाउंट कितना आ रहा है, 2,90,000 बराबर। अच्छा अब मुझे बताओ ये प्रॉपर्टी पे फर्स्ट टाइम टैक्स कब लगेगा, फर्स्ट टाइम, प्रीवियस ईयर बताओ कौन सा होगा, 23-24। ये फर्स्ट ईयर है जब आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स लगेगा। अच्छा अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये 23-24 जो ईयर है, ये ईयर की इंटरेस्ट कितनी, करंट ईयर इंटरेस्ट, तो तुम्हें समझ में आ रहा है, ये ईयर की इंटरेस्ट 10 लाख इंटू 12% जो आ जाएगी 1,20,000। लॉजिकली बोलने चाहो ना, लॉजिकली तो ये इंटरेस्ट में भी दो टुकड़े होने चाहिए थे, 6 महीने की इंटरेस्ट और 6 महीने की इंटरेस्ट। 6 महीना प्री में जाना चाहिए था, 6 महीना पोस्ट। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलता है कि जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उस साल की इंटरेस्ट को हम प्री और पोस्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, हम सारी इंटरेस्ट क्या मान लेंगे, पोस्ट। तो इसीलिए हम इसको प्री और पोस्ट में डिवाइड नहीं कर रहे हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो करंट ईयर की इंटरेस्ट हो गई, इसमें आप क्या ऐड करोगे, 1/5 ऑफ पीसीपीआई। कितना आ रहा है 1/5 ऑफ पीसीपीआई, 58,000। ये टोटल इंटरेस्ट कितनी हो गई, 1,78,000। ये आपकी इंटरेस्ट हो गई फॉर विच ईयर, 23-24। दूसरा नेक्स्ट ईयर जब आएगा 24-25, समझ में आ रहा हो आपको, अगेन फॉर दिस ईयर इंटरेस्ट इज 178, 25-26
Again for this year interest is 178, 26 27 178, 27 28 178, 28 29 1,20,000। क्यों 120? 5 साल हो गए। और अब एक लास्ट पॉइंट बराबर से समझो, 23-24 is the first year when you are liable to pay tax under the house property. After construction is over, after 30th September 2023, property can be either let out or it can be self-occupied. And if suppose you are owning 2 or more properties which are more than 2 properties and all the properties are self-occupied, then this property might be DLOP. Now understand, if a property is let out in this year or property is deemed to be let out in this year, can I say entire interest is allowed, that is 1,78,000. But in case of SOP, you will check 4 conditions. If satisfied, then 2 lakh maximum, and if not, then maximum 30. 4 conditions में से first condition, loan should be taken on or after 1/4/1999. समझ में आ रहा हो तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, लोन इज टेकन ऑन 1/7/20। सेकेंड कंडीशन, लोन शुड नॉट बी टेकन फॉर RRR, लोन इज नॉट टेकन फॉर RRR, इट इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन। थर्ड कंडीशन, कंस्ट्रक्शन or acquisition should be completed within 5 years from the end of the year in which loan is taken. Loan is taken on 1/7/2020, end में जाओ 31st March 21, 5 साल ऐड करो, 31st March 26 आपका कंस्ट्रक्शन उसके पहले खत्म हो चुका है। एंड इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के लिए कुछ बोला नहीं है, तो हम समझेंगे कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एसओपी में भी 1,78,000। अब तुम्हारे जो भी डाउट्स हो वो मुझे पूछ सकते हो आप लोग। मेरे साइड से एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ, जो भी तुम्हारे डाउट्स हो वो पूछो। एक लाइन याद रखनी है बस, क्या? जिस साल में कंस्ट्रक्शन खत्म हो रहा है, जिस साल में कंस्ट्रक्शन बोलो, उस साल की इंटरेस्ट को हम प्री और पोस्ट में डिवाइड, उस साल की इंटरेस्ट को हम प्री और पोस्ट में डिवाइड, सारी की सारी इंटरेस्ट, सारी की सारी इंटरेस्ट पोस्ट। कुछ भी डाउट हो तो मुझे बोलो। आई थिंक सोहम आपका डाउट अभी क्लियर हो गया, कल अपना बात हुआ था पीसीपीआई को लेके, बराबर? तो ये आपका और एक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, पीसीपीआई, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। आपको टैक्स कब से लगना स्टार्ट होगा? जब कंस्ट्रक्शन खत्म होगा उसके बाद से ही। तो जिस ईयर में टैक्स लग रहा है ना, वो ईयर की इंटरेस्ट को अपने को प्री और पोस्ट में डिवाइड नहीं करना है, वो ध्यान में रखना। चलो ये लिख लेंगे अभी कॉन्सेप्ट पीसीपीआई का। डन? कुछ डाउट? चलो बढ़ते हैं आगे। अब आपका ये और एक इंपॉर्टेंट एरिया खत्म हुआ। अब मैं समझा, ये समझा है आप लोगों को, तो मैं आगे बढ़ूं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। मतलब क्या? प्रॉपर्टी को हम एसओपी कब बोलेंगे, एलओपी कब बोलेंगे? थोड़ा सा सोचो कि आपके पास एक घर है, वो घर में 4 महीना आप खुद रहे पहले, फिर 4 महीना भाड़े पे दे दिया, और फिर 4 महीना वेकेंट था। 12 महीने में से 4 महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड, 4 महीना लेट आउट, एंड 4 महीना कौन से प्रोविजन लगाओगे इस पे? अगर एक प्रॉपर्टी 12 के 12 महीने लेट आउट है तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। 12 के 12 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है कि प्रॉपर्टी का नेचर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो।
6 महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड, 6 महीना लेट आउट, 4 महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड, 4 महीना लेट आउट, फिर 4 महीना वेकेंट। क्या लगाओगे, कौन से प्रोविजंस लगाओगे ये प्रॉपर्टी पे? तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है ना, आपको डेफिनेशन दिया है कि प्रॉपर्टी एसओपी कब मानी जाएगी। एक ही डेफिनेशन दिया है एसओपी का, खत्म। तो जो एसओपी नहीं वो एलओपी हो गई। सी डीएलओपी तो तब होगी ना जब 3 एसओपी होगी। तो डेफिनेशन तो एक ही देने की जरूरत है, क्या? एसओपी। उन्होंने डिफाइन किया है कि एसओपी को हम डिफाइन कर देंगे, ये एसओपी है। अब सोचो, ये एसओपी है, लिख दिया। अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी वहां पे फॉल हुई तो एसओपी, नहीं हुई तो एलओपी, खत्म। सी प्रॉपर्टी या तो एसओपी होगा या तो एलओपी होगा, डीएलओपी तो बाद में आएगा यार। डीएलओपी तो तब आएगा जब 3 प्रॉपर्टी एसओपी होगा। जब 3 प्रॉपर्टी एसओपी होगा तब डीएलओपी आएगा। सो डिफाइन क्या किया गया? डिफाइन ओनली एसओपी, ओनली एसओपी इज डिफाइंड। कल कल आपका लेक्चर 1 to 9 हर्षद सर का रहेगा। 1 to 9 हर्षद सर का लेक्चर। जूम पे जो लोग हैं सुन लेना, 1 to 9 हर्षद सर का। चलो ध्यान दो, पे अटेंशन। 2 मिनट हम कलेश थोड़ा ध्यान दीजिए। अब सो प्रॉपर्टी जो है ना, प्रॉपर्टी, उसमें डेफिनेशन सिर्फ एसओपी का ही दिया है। अब एसओपी इज डिफाइंड कि व्हाट इज एसओपी, उसको छोड़ दो तो बाकी सब एलओपी। एंड एसओपी के जो डेफिनेशन है उसमें अगर आपकी 3 प्रॉपर्टी फॉल हो गई तो डीएलओपी। अब मैं आपके सामने ना पहले एसओपी का डेफिनेशन रखूंगा, फिर मैं आपके सामने डिफरेंट केसेस बना के पूछूंगा क्या इस पे एसओपी अप्लाई होगा क्या एलओपी अप्लाई होगा। बराबर? चलो अब अपन पढ़ रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखो प्रॉपर्टी एसओपी कब मानी जाएगी। तो फर्स्ट केस, अगर एक प्रॉपर्टी है which is self-occupied throughout the year, it is self-occupied throughout the year, throughout the year it is self-occupied। मतलब क्या? 365 366 डेज आप वो प्रॉपर्टी में रहे हो। It is self-occupied throughout the year, for entire year it is self-occupied। ऐसी प्रॉपर्टी पे आप एसओपी के प्रोविजंस लगा सकते हो, मतलब इस प्रॉपर्टी को आप एसओपी मान सकते हो। सेकेंड, देयर इज वन प्रॉपर्टी विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर सम पीरियड एंड दिस प्रॉपर्टी वॉज वेकेंट। बट अंडरस्टैंड, वेकेंट मतलब ये प्रॉपर्टी बंद था। यहां पे प्रॉपर्टी का वेकेंट का मतलब है बंद। बंद क्यों था? क्योंकि आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन या फिर आपका एम्प्लॉयमेंट इज एट अदर प्लेस, इज एट अदर प्लेस, इसीलिए बंद था। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल आपके पास मुंबई में प्रॉपर्टी है, अब आप इधर से समझो पुणे शिफ्ट हो रहे हो, पुणे, तो मुंबई वाली प्रॉपर्टी आपने भाड़े पे नहीं दिया, भाड़े पे नहीं दी, बंद रखा, ताला मार के गए। आप पुणे गए, पुणे में क्यों गए? क्योंकि आपकी जॉब वहां पे थी, या फिर अब आप अपना बिजनेस या प्रोफेशन वहां पे करना चाहते थे, तो इसीलिए आपकी मुंबई की प्रॉपर्टी बंद है। ऐसी प्रॉपर्टीज को भी हम एसओपी मानेंगे। एंड थर्ड समझो एक प्रॉपर्टी है, इसका एक पार्ट ऐसा है, ऐसा एक पार्ट है, ये वाला पार्ट, विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर,
एंड बाकी का पार्ट समझो कि लेट आउट है। एग्जाम्पल, मतलब एक पार्ट ऐसा है कि 12 के 12 महीने आप सेल्फ ऑक्यूपाइड था। समझो कि एक घर है, बड़ा घर है बहुत, ऐसा समझो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, तो ऐसा समझो एक ग्राउंड फ्लोर इज सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट जो सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर है, उस पे आप एसओपी के प्रोविजंस लगा सकते हो। बाकी वाले पार्ट पे क्या हो जाएगा, वो एलओपी लगेगा। मैं तो आपको एसओपी सिखा रहा हूं। अगर आपकी प्रॉपर्टी ये तीन में से कहीं पे भी फॉल हुई तो ही क्या मानी जाएगी, एसओपी, तो ही एसओपी मानी जाएगी, नहीं तो वो प्रॉपर्टी क्या मानी जाएगी, लेट आउट। थोड़ा दिमाग चलाने का है, प्रॉपर्टी आइदर एसओपी और एलओपी, सब क्लैरिटी मिल जाएगा तुम्हें। ये खत्म होने दो, सब क्लैरिटी मिलेगा। पहले तुम्हें इतना समझा एसओपी का, अब मैं आपके सामने ना डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस रखता हूं। सिचुएशन नंबर 1, समझो एक प्रॉपर्टी है, नाइन मंथ्स प्रॉपर्टी is let out, 3 months property is self occupied। चलो बताओ ये प्रॉपर्टी क्या बनेगी, इस पे कौन से प्रोविजन लगेंगे। क्या ये प्रॉपर्टी तीनों में से कहीं पे फॉल हो रही है, ये तीन केसेस में से कहीं पे भी ये वाली प्रॉपर्टी फॉल हो रही है, तो कौन से प्रोविजन लगेंगे, बन गई है एलओपी। पहले सिर्फ आइडेंटिफाई करो प्रॉपर्टी एसओपी है क्या एलओपी, बस और कुछ नहीं करना है। इस पे कौन से प्रोविजन लग गए बोलो, एलओपी। चलो सेकंड केस, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, 364 डेज ये सेल्फ ऑक्यूपाइड थी। एक दिन के लिए, 1 डे, आपने किसी को भाड़े पे दिया, लेट आउट दिया। 364 डेज इट वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड, 1 डे इट वॉज लेट आउट। बोलो इस पे कौन से प्रोविजंस लगेंगे, क्या ये एसओपी है कि नहीं है, क्या बना दूं मैं इसको, एलओपी। पहले प्रोविजन समझ में आ रहा है। चलो थर्ड केस, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, 4 महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड, 4 महीना लेट आउट, और 4 महीना वेकेंट। और वेकेंट मतलब आप टेनेंट ढूंढ रहे थे, कोई मिला नहीं। बोलो इस पे कौन से प्रोविजन लगाऊं, एलओपी के। चलो और एक केस, एक प्रॉपर्टी है, 70% प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, 30% प्रॉपर्टी 6 महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड, 6 महीना लेट आउट। बोलो इस पे कौन से प्रोविजन, 70% पे एंड 30% पे, गुड। और एक केस, समझो ये एक घर है जिसमें ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर इज सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर, फर्स्ट फ्लोर 3 months सेल्फ ऑक्यूपाइड, 10 months 7 months let out and 2 months vacant। एरिया इज इक्वल, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर का एरिया इज इक्वल। अब ग्राउंड फ्लोर एसओपी एंड फर्स्ट फ्लोर एलओपी, बराबर। और एक केस है, लेकिन पहले अपन ये केस में थोड़ा डिस्कशन करते, फिर तुम जिंदा बचे तो वो केस पे जाते हैं। अब जहां जहां पे भी आपने बोला है एलओपी 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 एलओपी, ट्राई टू रिकलेक्ट फॉर्मेट ऑफ एलओपी। क्या था फॉर्मेट एलओपी का, यू स्टार्ट विथ जीएवी, अपने को जीएवी चाहिए होगा। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है, ये जितने भी मैंने केसेस लिखे, एलओपी, ये भी एलओपी, ये भी एलओपी, इसमें 30% एलओपी, इसमें फर्स्ट फ्लोर एलओपी,
अपने को क्या चाहिए होगा सबका, GAV, दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्योंकि एसओपी का तो NAV इज निल, मुझे एसओपी में तो कोई इतना प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे प्रॉब्लम अभी है कि ये सबका है GAV कैसे निकलेगा। तो अभी मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं नेक्स्ट स्टेप, ये सारे केसेस में, ये केस 1 2 3 4 एंड 5, 5 केस में क्या सिखाने जा रहा हूं मैं आपको, हाउ टू कैलकुलेट GAV। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आने वाला है, अंडरस्टैंड, तुम्हें ऐसा प्लेन केस नहीं देगा वो लोग कि भाई 12 का 12 महीना लेट आउट है, ऐसा नहीं होगा। 6 महीना लेट आउट होगा, 6 महीना एसओपी होगा, 6 महीना लेट आउट होगा, 2 महीना वेकेंट होगा, 4 महीना एसओपी होगा, ऐसा सब बना के देगा केस। तो अभी अपने को क्या सीखने का है इसमें, हाउ टू कैलकुलेट GAV। अब इधर थोड़ा सा आप लोगों को अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। ये गवर्नमेंट क्या बोलता है कि एक प्रॉपर्टी 9 महीने के लिए लेट आउट है और 3 महीने के लिए भाड़े पे दिया है, हम ये प्रॉपर्टी को मान ही लेंगे क्या कि लेट आउट है। गवर्नमेंट बोलता है हम ये प्रॉपर्टी को पूरे साल लेट आउट ही मानेंगे। गवर्नमेंट के हिसाब से ये प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 12 मंथ्स, गवर्नमेंट बोल रहा है ये तो लेट आउट ही मानना है हमें, तो हम इस पे, तुम्हें चाहिए ना कि एसओपी प्रोविजंस लगाए हम, सी एसओपी प्रोविजंस आर बेनिफिशियल टू अस, ऐसी तुम्हें चाहिए एसओपी प्रोविजन तो रखो 12 के 12 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड। तुम ऐसा करोगे कि नेचर फिक्स नहीं करोगे और फिर हमें आके बोलोगे कि नहीं हमें एसओपी रखना है प्रॉपर्टी, हम नहीं देंगे। तुम्हें चाहिए ना बेनिफिट एसओपी का, तो रख 12 के 12 महीना एसओपी, फिर ही हम तुझे एसओपी लेने देंगे। अब मैं आप लोगों को ये वाले केस में दो चीजें दे रहा हूं। नंबर 1, एक्सपेक्टेड रेंट। समझो आपका एक्सपेक्टेड रेंट is 12 lakhs. What is expected rent? Government rent. How you get government rent? By comparing three things: municipal value, fair rent, whichever is higher, compare with standard rent, whichever is lower. So that is your expected rent. Now, as per government, if this property is let out for entire year, then you should receive roughly 12 lakh rupees. Now, actual rent is 1.1 lakh पर मंथ। अच्छा, मैं ये केस को थोड़ा सा सिर्फ उल्टा कर देता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में आएगा चेंज थोड़ा सा। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड और ये लेट आउट, प्रॉपर्टी लेट आउट ही रहा रहे। अब मुझे आप लोग बताओ ये वाले केस में आपका GAV क्या लेना चाहिए, सोच लो, सोच के बताना। What is your gross annual value? बोलो कितना आएगा। स्टेप नंबर 1, एक्सपेक्टेड रेंट, बोलो कितना लिखो एक्सपेक्टेड रेंट, 12 lakhs। स्टेप नंबर 2, एक्चुअल रेंट कितना लिखो, 3.3 लाख। स्टेप नंबर 3, GAV कितना, 12 lakhs। एक मिनट, ये एक आंसर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये सही है कि गलत है। इसके अलावा कोई आंसर, इसके अलावा कोई आंसर है आपके पास? इसके अलावा कोई आंसर? बोलो। कोई आंसर इसके अलावा कि 12 लाख सबका, सब यही आ रहा है सबका 12 लाख ही, किसी का और कोई आंसर आ रहा है तो बताओ, तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा।
कोई डिफरेंट आंसर? किसी का आंसर जीएवी 3.3 लैक्स, 3.3 लैक्स जीएवी। सब लोग ये अग्री कर रहे हो? अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताओ, ये एक्सपेक्टेड रेंट अपन ने कितने टाइम का लिया यहां पे? ये 12 महीने का है और ये एक्चुअल रेंट 3 महीने का है, तो अपने जीएवी आ गया 12 लाख। अब तुम्हें कुछ डाउट आया इधर? क्या डाउट आया बोलेंगे? हाँ बोल। बस मुझे यही सुनना था, ध्यान से सुनो। ये 12 महीने का है, मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि क्या अब हो रहा है, और ये 3 महीने का है। और तुम समझ रहे हो ये दोनों इक्वल नहीं है, जैसे उससे बोला ये 12 महीने का है, मतलब गवर्नमेंट का जो अपना रेंट है वो 12 महीने का है, और ये जो है वो 3 महीने का है। दोनों इक्वल नहीं है, और हम उन दोनों को चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। हाँ बोलिए। सो 12 महीने को हम कंपेयर कर रहे हैं 3 मंथ्स के साथ। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको ये वाले केस में 12 को 3 के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा। सी गवर्नमेंट क्या बोल रहा है पता है, कि अगर तुम प्रॉपर्टी का नेचर फिक्स नहीं करोगे ना, हम तो ऐसा ही मान लेंगे कि दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर एंटायर ईयर। हम ऐसा मान लेंगे, हम मतलब गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है पता है, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कि गवर्नमेंट बोल रहा है हम तो ऐसा ही समझेंगे कि तुम्हें ये प्रॉपर्टी से 12 लाख मिलना ही चाहिए था। तुम प्रॉपर्टी का नेचर फिक्स करो ना। तुम अगर प्रॉपर्टी को पूरा का पूरा साल सेल्फ ऑक्यूपाई रखते हैं, कहने से हम तुम्हें टैक्स ही नहीं लगाते। तुम एक साइड पे बोल रहे हो नहीं हम प्रॉपर्टी को भाड़े पे देंगे 3 महीने के लिए, हमें टैक्स लगाओ 3 महीने के लिए। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी पे हम एलओपी प्रोविजंस लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी पे एलओपी प्रोविजंस लगेंगे, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट मान लेगा कि ये प्रॉपर्टी लेट आउट है फॉर 12 मंथ्स, और गवर्नमेंट मान लेगा ये प्रॉपर्टी लेट आउट है फॉर 12 मंथ्स। इसका मतलब क्या, तो गवर्नमेंट बोलेगा हम तो एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल की लेंगे, एंड हम एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल की देंगे। ओए ऐसा मानना है कि ये प्रॉपर्टी लेट आउट है फॉर एंटायर ईयर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो एक्चुअल रेंट 3 महीने की उसको 12 महीने की करो। नहीं, आपकी 3 महीने की रेंट रहेगी। गवर्नमेंट जब ये बोल रहे हैं ना कि दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 12 मंथ्स, इसका मतलब हम 12 महीने की रेंट ही देखेंगे। बस हम 12 महीने की रेंट 3.3 के साथ कंपेयर करेंगे। अगर आप ऐसा बोल रहे हो ना क्या, कि सर इसको भी 3 महीने में कन्वर्ट कर दो, मतलब आप इधर स्टेप नंबर 1 में 12 लाख मत लो, 3 लाख लो, 3 लाख, 3.3 लाख, फिर इधर 3.3 लाख करो। थोड़ा सा दिमाग चलाओ, तुमने खुद ने ये प्रॉपर्टी पे 9 मंथ्स के लिए एसओपी के प्रोविजन लगा दिए फिर तो, जबकि हमें ये प्रॉपर्टी पे एसओपी के प्रोविजन ही नहीं लगाने हैं। और इसी रीजन के वजह से हम इधर 3 लाख नहीं लिखते, हम 12 लाख को ही कंपेयर करते हैं डायरेक्टली 3.3 लाख से। तुम अगर इधर 3 लाख कर चुके, इसका मतलब तुमने क्या किया पता है, तुमने सोचा कि इफ दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 3 मंथ्स देन यू शुड रिसीव 3 लाख। मतलब आपने ये प्रॉपर्टी को 3 महीना ही लेट आउट के अंदर कवर किया। इसका मतलब आपने ये प्रॉपर्टी को 9 महीना क्या मान लिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड, जबकि ये प्रॉपर्टी को हमें एसओपी मानना ही नहीं है। और इसी रीजन के वजह से हम इधर पूरा रेंट लिखते हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से 12 मिलना चाहिए था, एक्चुअली में आपको इतना मिला। गया भेजे में गया आपके, आया समझ में? अंडरस्टैंड, दिस इज लाइक अ पनिशमेंट विच इज गिवन टू असेसी फॉर नॉट स्पेसिफाइंग द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। आपको पनिशमेंट की तरह है, 12 महीने के लिए टैक्स लग गया, जबकि आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है ओनली फॉर 3 मंथ्स। आपको चाहिए ना 3 महीने के लिए भी टैक्स ना लगे, रख दो ना एसओपी फिर। अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस में तुम्हें और क्लैरिटी आएगा। चलो इसमें आपका एक्सपेक्टेड रेंट is 12 lakhs and actual rent is 20,000 per day. Per day. बोलो, स्टेप नंबर 1,
एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा 12 lakhs। स्टेप नंबर 2 एक्चुअल रेंट कितना आएगा एंड स्टेप नंबर 3 जीएवी कितना आएगा 12 lakhs। क्यों रखा एक दिन तुमने लेट आउट? और अगर तुम एक दिन लेट आउट रखोगे तो गवर्नमेंट इसको 12 के 12 महीने लेट आउट मान लेगा। 12 के 12 महीने वो लेट आउट मान लेगा। बैठा दिमाग में बैठा। चलो थर्ड केस। थर्ड केस में एक्सपेक्टेड रेंट is 12 lakhs. Actual rent is 2 lakh rupees per month. अब आपके साइड से मुझे आप जीएवी कैलकुलेट करके देंगे। ये केस में क्या होगा सोच के करना कैलकुलेशन। स्टेप 1 एक्सपेक्टेड रेंट कितना लिखूं पहले वो बोल दो ना 12 लाख। स्टेप 2 एक्चुअल रेंट 4 months into 2 lakh 8 lakhs। स्टेप नंबर 3 स्टेप 2 प्लस वेकेंसी रेंट 16 लाख एंड स्टेप 4 जीएवी कितना 8 लाख। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछो इसमें, कुछ भी डाउट, क्योंकि यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब से आपको क्वेश्चन ही ऐसा आने वाला है अभी। चलो अब आपको क्लैरिटी मिला है कि नहीं वो यहां पे समझ जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट 12 lakhs, एक्चुअल रेंट 30,000 पर मंथ, 30,000 पर मंथ। चलो सोच के जीएवी निकालो। बोलो स्टेप नंबर 1 एक्सपेक्टेड रेंट कितना लिखूं? बोलो कितना लिखूं? 3,60,000। क्यों 3,60,000? क्योंकि 70% में तो एसओपी लगाने का है अपने को, तो लेट आउट कितना है 30%। स्टेप नंबर 2 एक्चुअल रेंट 30,000 इंटू 6 1.8 lakhs। स्टेप 3 जीएवी कितना 3.6 lakhs। गया भेजे में आपके। चलो ये केस में आप मुझे वापस से बताना आंसर क्या है। एक एक्सपेक्टेड रेंट 12 लाख, एक्चुअल रेंट 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ। स्टेप 1 एक्सपेक्टेड रेंट, स्टेप 2 एक्चुअल रेंट, स्टेप 3 स्टेप 2 प्लस वेकेंसी रेंट, स्टेप 4 जीएवी। चलो पहले एक्सपेक्टेड रेंट बताओ। 12 लाख इंटू 50% कैन आई से 6 lakhs। फिर एक्चुअल रेंट 7 lakhs आफ्टर एडिंग वेकेंसी रेंट, सो योर जीएवी इज 7 lakhs। ऐसा तो वैकेंसी ऐड करने का जरूरत भी नहीं था क्योंकि यार स्टेप 2 इज
एनीवेज मोर देन योर एक्सपेक्टेड रेंट। बोलो ये समझा? मैं जाऊं और एक केस सिखाऊं अभी? अब ये केस बराबर से समझना, ध्यान दो। फर्स्ट अप्रैल 24, ये आपका प्रीवियस ईयर का स्टार्ट डेट है। 30th जून 24, 1st जुलाई 24, 31st मार्च 25। ये जो 3 महीने थे ना, 3 महीने, ये 3 महीने, ये 3 महीने में आपका है ना घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। करंट ईयर में घर आपका बन रहा था, पहले से ही बन रहा था, पर करंट ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन 3 महीने चला। मतलब आपका घर कब खत्म हुआ, कंस्ट्रक्शन कब खत्म हुआ? 30th जून को खत्म हुआ। इधर से आपका घर बन के रेडी हो गया, 1 जुलाई से आपने गृह प्रवेश किया एंड आपने रहना स्टार्ट किया, मतलब अब घर स्टार्ट हो गया है। आपका घर इस साल में एग्जिस्टेंस में ओनली फॉर 9 मंथ्स, 3 मंथ्स घर था ही नहीं आपके पास। घर बनने के बाद आपने क्या किया? 50% घर है ना, 50% घर आपने खुद ने रखा, भाड़े पे नहीं दिया, और बाकी का 50% घर आपने भाड़े पे दिया। कब तक? दिसंबर तक। दिसंबर तक मतलब कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए। 6 महीने लेट आउट किया और उसके बाद ये वेकेंट पड़ा था, बराबर? ये आपके सामने केस है अभी। अब मैं आपको बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड रेंट जो है ना, एक्सपेक्टेड रेंट वो है 12 लाख एंड एक्चुअल रेंट जो है वो है 80,000 पर मंथ। आप मुझे बताओ GAV क्या होना चाहिए? स्टेप 1 आएगा, स्टेप 2 आएगा, स्टेप 3 भी आएगा एंड स्टेप 4 भी आएगा। सोच के बताना। चलो बताएंगे। पहले पहले स्टेप वाइज 12 लाख इंटू 50%। पहले तो 12 लाख को है ना 9/12 करो पहले, क्योंकि 12 लाख क्या है? इट इज एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी फॉर एंटायर ईयर। तुम समझो तुम्हारे पास जब प्रॉपर्टी ही नहीं है 3 महीने के लिए, तो टैक्स कैसे लगेगा तुम्हें? पहले इतना समझा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करो बाय 50%। क्यों? क्योंकि ओनली 50% एरिया इज LOP, बाकी का जो 50% है वो तो SOP लग जाएगा उस पे। मतलब ये केस में क्या होगा? 50% पे SOP लगेगा और 50% पे
एलओपी लगेगा। अब एक बैच में डाउट आया था, सर आपने थोड़ी देर पहले बोला कि प्रॉपर्टी एसओपी तभी माना जाता है व्हेन इट इज लेट सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर एंटायर ईयर, 365 366 डेज सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो ही उसको हम एसओपी मानते हैं। सर इधर तो एसओपी 9 महीना ही है। आपको याद है ब्रोकन प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट, कि अगर आप मिडल ऑफ द ईयर में इनकम कमाना स्टार्ट करते हो तो कहने से आपका प्रीवियस ईयर उस दिन से स्टार्ट होकर 31 मार्च होता है। सो दिस इज योर ब्रोकन प्रीवियस ईयर इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। याद आया ऐसा कुछ? तो ये पूरा प्रीवियस ईयर ही माना जाता है। 1 जुलाई से लेके 31 मार्च इज योर प्रीवियस ईयर। अब तुम्हें इधर कितना आया ये अमाउंट एक्सपेक्टेड रेंट? 4,50,000। एक्चुअल रेंट कितना है? 80,000 इंटू 6 कितना आ रहा है? 4,80,000। वैकेंसी ऐड करने से पहले ही वैसे तो रेंट ज़्यादा ही है, 3 महीने का ये 2,40,000 होगा, 720 हो जाएगा। सो योर GAV इज 480। समझा? सो आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन मैंने सिखाया है, क्या हाउ टू आइडेंटिफाई के प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और लेट आउट प्रॉपर्टी। ये आइडेंटिफिकेशन हमने सीखा है। और सब जगह पे हम लोगों ने और क्या सीखा? हाउ टू कैलकुलेट GAV, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इज कैलकुलेशन ऑफ GAV। बराबर। अपने को मीनिंग या डेफिनेशन कौन सी चीज का दिया है? एसओपी का दिया है। अपने पास डेफिनेशन एसओपी का है, बराबर। अपने पास डेफिनेशन एसओपी का है, अपन ने उसके बेसिस पे एलओपी आइडेंटिफाई कर लिया। चलो अब ये लिख लेंगे आप लोग। समझा ना आपको सारे केसेस? चलेगा तो भी ले सकते हैं। चलो अब हो गया लिख के? चलो अब फ्रेंड्स,
क्वेश्चन नंबर 4 ये होमवर्क सेक्शन का है। प्रेम ओन्स अ हाउस इन मद्रास फॉर द ईयर 24-25 2/3 पोर्शन वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड 1/3 वॉज लेट आउट। फिर आगे सब आपको डिटेल दी गई है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये देखो ना, ये घर है, इसमें से 2/3 और 1/3 करना है। 2/3 क्या है, ये एसओपी है और ये लेट आउट है। ऐसा केस है। अब आप मुझे बताओ ना, इस पे कौन से प्रोविजंस लगेंगे? बोलो, बहुत इजी है। अभी 2/3 पे और 1/3 पे एलओपी। अब सुनो, फॉर्मेट याद है कैसे हम लोग सॉल्व करते थे? पहले क्या लिखते थे? नेम ऑफ असेसी, फिर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर पर्टिकुलर्स एंड हाँ अमाउंट। अभी अपन क्या करेंगे पता है? 2/3 एलओपी, 1/3 नहीं, 2/3 एसओपी, 1/3 एलओपी, दो कॉलम ही बना देंगे। पूरा फॉर्मेट यहां पे लिखोगे, स्टेप 1 2 3 4 5 6 जो भी है, और सामने अमाउंट लिखते जाओगे, और लास्ट में दोनों का टोटल करके लिख दोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बैठा दिमाग में? वही आएगा इधर भी। स्टेप 1 क्या आएगा? मुनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, फिर सी इज हायर ऑफ ए और बी। आपने बनाया ना फॉर्मेट सेम, बस एक गलती मत करना। एसओपी में जो है ना, एसओपी में आगे कुछ भी नहीं आएगा। एसओपी का फॉर्मेट स्टार्ट ही एनएवी से करना है, तो इधर सब जगह ब्लैंक रहेगा, सिर्फ एलओपी में फिगर्स आते जाएंगे। बराबर? करोगे सॉल्व आप लोग? चलो स्टार्ट करेंगे। ये प्रॉपर्टी है, 2/3 एसओपी है एंड 1/3 एलओपी है। करो सॉल्व। सोल्यूशन देखना नहीं, पहले सॉल्व करो फिर डिस्कस करते हैं। आया आंसर? आया? चेक करें अपन। पहले तो तुम्हें समझ रहे, एलओपी में जब तुम जाओगे तो तुम्हें ये म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट सबको 1/3 1/3 1/3 करना पड़ेगा। दूसरा, म्युनिसिपल टैक्स जो भी आपने भरा है ना, 10%, म्युनिसिपल वैल्यू का 10% लोगे, उसका भी 1/3 करना पड़ेगा। फिर जो आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, ये भी दो पार्ट में डिवाइड होगी, 2/3 एंड 1/3। एसओपी में तो नेगेटिव आंसर ही आएगा 80,000। बराबर के नहीं? क्या आएगा एसओपी में? एक ही चीज तो आएगा क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 2/3 80,000। और एलओपी में फाइनल आंसर चेक करो, 23,000 आया। ये 23 और 80 मिला दो, -57,000 आंसर आएगा। बराबर? कुछ डाउट हो तो मुझे पूछो आप लोग।
और यही क्वेश्चन में आपसे और एक चीज पूछी है क्या, कि अगर ये डिफॉल्ट स्कीम में जाएगा तो क्या होगा, तो कहना इसे एसओपी का आंसर 0 हो जाएगा, एलओपी का आंसर सेम रहेगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 23,000। डाउट हो तो पूछो तुम लोग। तुम्हारा आंसर आया? चलो और एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। चलो अभी आप लोग करो ये क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 क्लास वर्क का है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ये चीज, ये क्वेश्चन में इंटरेस्ट का जो है ना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का वर्किंग नोट बना देना नीचे सॉल्यूशन के बाद, तो तुम्हारे लिए इजी पड़ेगा। आया आंसर? ये सब में आपको समझ में आ रहा है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट भी आएगा। देखो मैं आपको वर्किंग नोट बताता हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन का, जरा मुझे हेल्प करो। पीसीपी क्या होगा? पीसीपी कौन सी डेट से स्टार्ट होगा? 1 जुलाई 17 से लेके 31 मार्च 2020, मतलब आपका 2021 में कहना इसे कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ है, तो 2021 इज योर फर्स्ट ईयर जब ये प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा होगा। 21-22 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर। आपका जो ईयर है अभी वो फिफ्थ ईयर है जब ये प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा है, तो इसका मतलब कहना से ये पीसीपीआई का लास्ट ईयर है। नाउ व्हाट इज योर पीसीपीआई? तो इट विल बी लोन अमाउंट कितना है इंटू 12% इंटू 33/12, कितना आ रहा है? 33,000 आ रहा है। अब आपका जो प्रीवियस ईयर है 24-25, इसमें करंट ईयर इंटरेस्ट कितना होगा? 1 लाख इंटू 12%, 12,000 प्लस 1/5 ऑफ पीसीपीआई 6,600, 18,600 इज योर फाइनल आंसर। अब इसका आप एलओपी में और एसओपी में डिवाइड करो। एसओपी कितना है? 2/3 मतलब 12,400, और एलओपी 1/3 है 6,200। यही मेन है बस, बाकी कुछ है नहीं सम में इतना दम। बाकी तो आपने जो अभी इसके पहले सम किया ना वही लाइंस पे है बस। समझा? जूम पे जो लोग है क्लियर? ओके
डन। चलो अब यहां पे ध्यान दो, आठ मार्क के लिए ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। पढ़ो, सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ो, बस हो गया। गणेश has 3 houses, all of which are self occupied। खत्म, आगे पढ़ना ही नहीं है। कितने एसओपी है उसके पास? 3 एसओपी है। 3 क्या हो जाएगा अगर 3 एसओपी है तो? एक डीएलओपी बन जाएगा। क्वेश्चन क्या आ रहा है पता है अभी? कौन सा डीएलओपी मानेंगे, कौन सा डीएलओपी मानेंगे? और लास्ट में देखो आपको क्या पूछा है, सजेस्ट विच हाउसेज शुड बी ऑप्टेड बाय गणेश टू बी असेस्ड एज एसओपी सो दैट इज टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमम। मतलब आपको ऑप्शनल स्कीम में भी आंसर देना पड़ेगा एंड डिफॉल्ट स्कीम में भी आंसर देना पड़ेगा, दोनों जगह पे आंसर करना पड़ेगा। अब सुनो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, कितने घर है आपके पास? हाउस प्रॉपर्टी 1, 2 एंड हाउस प्रॉपर्टी 3। ध्यान इधर देना, थोड़ी देर के लिए डिफॉल्ट को साइड में रखते हैं, ऑप्शनल की बात करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, 3 घर है और तीनों आपने क्या रखे हैं? एसओपी। कितने एसओपी ले सकते हो? और तीसरा क्या बनना चाहिए? अब इधर है ना, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि पहला घर खरीदा वो एसओपी, दूसरा घर खरीदा वो भी एसओपी, तीसरा डीएलओपी, ऐसा रूल नहीं है। इट इज नॉट लाइक फीफो मेथड फॉलो करो। आपको जो एसओपी रखना है आप रख सकते हो। अभी आपको ऑप्शन दिया एसओपी रखने का, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए ये केस में 3 केसेस पॉसिबल है। ऑप्शन 1, इसको एसओपी ले लो और इसको एसओपी ले लो, तो ये बन जाएगा डीएलओपी। ऑप्शन 2, इसको एसओपी लो और इसको एसओपी लो, तो ये बन जाएगा डीएलओपी। एंड ऑप्शन 3, इसको एसओपी लो और इसको एसओपी लो, तो ये बन जाएगा डीएलओपी। अब तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस है ये केस में। तुम्हें ना पहले घर को एसओपी लेके, दूसरे घर को एसओपी लेके, तीसरे घर को डीएलओपी लेके सॉल्व करना है और एक आंसर आएगा तुम्हारे पास। फिर सेकंड के हिसाब से, फिर थर्ड के हिसाब से सॉल्व करना है। अभी समझो ये फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व किया और आपका आंसर 6 लाख आया, इधर 7 लाख आया और इधर 8 लाख आया। कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल है आपके लिए? 6 लाख। मतलब अब आप बोल सकते हो घर 1 और घर 2 को आप एसओपी ले लो और घर 3 को डीएलओपी। और समझो अगर -6, -7 और -8 आया तो ऑप्शन 3 इज बेटर। तो आपको ये सम में कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आया? आपको ऐसे देखने जाएंगे तो 3 बार ये सम सॉल्व होगा, 3 बार। कैसे 3 बार? एक बार पर्टिकुलर्स बनेगा, सुनते जाओ, 2 वेज बता रहा हूं सम सॉल्व करने के। सामने 3 कॉलम बनेगी, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, एसओपी, एसओपी, डीएलओपी। फिर ये पहला ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में वापस से सेम फॉर्मेट, इधर एसओपी, एसओपी एंड डीएलओपी। बैठा दिमाग में? एक तो ये तरीके से कर सकते हो सॉल्व। तीसरा, दूसरा वे, सब घर को एक बार तो डीएलओपी बनाने का ही है अपने को, तो पहले आप डीएलओपी में सॉल्व कर लो, अज्यूमिंग ऑल द प्रॉपर्टीज आर लेट आउट। और फिर आप क्या करो, तो फिर ऐसा ऑप्शन 1, हाउस 1 एसओपी है, हाउस 2 एसओपी है, हाउस 3 डीएलओपी है। तो हाउस 1 में तो एक ही चीज आएगी ना अभी, क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इधर इंटरेस्ट माइनस करो, डीएलओपी का आंसर तुमने ऊपर ये फॉर्मेट बनाया होगा उधर से ले लो। नहीं समझा? पक्का? इसमें क्या हो जाएगा, पहले ही डीएलओपी सॉल्व कर लोगे ना, तो तुम्हारा ये 3 बार ही बनाने का झंझट मारी हट जाएगा।
तुम लोग को ऐसा 3 बार नहीं लिखना पड़ेगा, म्युनिसिपल वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट फेयर रेंट फेयर। एक ही फॉर्मेट में आ गया, तीनों डीएलओपी सॉल्व कर लिया और फिर नीचे 3 ऑप्शंस बता दिए। इंस्टीट्यूट ने वैसे ही किया है सॉल्व। देखो अपने को आंसर आपको ही निकालना है, पहले ये डीएलओपी समझ के 3 आंसर निकाल लिए। अब नीचे देखो ऑप्शन 1, पहले इन्होंने डिफॉल्ट स्कीम बताया है। डिफॉल्ट स्कीम में तो बहुत इजी, एसओपी के दोनों आंसर नीली होने वाले हैं और डीएलओपी का आंसर ऊपर से आ जाएगा। पर आप ऑप्शनल स्कीम देखो, इसके बाद ऑप्शनल स्कीम, ये ऑप्शनल स्कीम है। देखो एसओपी एसओपी एंड डीएलओपी, ये आंसर किधर से आया, ऊपर जो फॉर्मेट बनाया था उधर, और इंटरेस्ट एसओपी का इधर ही लिख दिया, खत्म। तो मुझे क्या चाहिए, तुम्हें समझ में आ रहा हो तो ये फॉर्मेट में तुम सम सॉल्व करो, तीनों को पहले डीएलओपी लेके सॉल्व कर दो। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, तीनों को डीएलओपी ले लिया ना आपने, आपको समझ में क्या आना चाहिए, इधर देखो 1 मिनट, डिफॉल्ट स्कीम के यही तुम्हारे 3 आंसर होंगे, ऑप्शन 1 2 और 3 के। डिफॉल्ट स्कीम में तो यही आएगा ना अभी, एसओपी एसओपी तो नील हो गया, एक डीएलओपी आएगा, तो एक ऑप्शन आंसर ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। नहीं समझा, पक्का। और दूसरा एसओपी जब ऑप्शनल स्कीम में जाओगे तो इसमें ये 3 आंसर्स में से इंटरेस्ट माइनस होती जाएगी, बस। क्या माइनस होती जाएगी, इंटरेस्ट। सो ये सम एग्जाम में आया है फॉर 8 मार्क्स, 8 मार्क के लिए ये सम आया है। तुम्हें समझा के वापस समझाऊं कुछ, पक्का क्लियर है। 3 घर है, तीनों एसओपी है, अपने पास 3 अलग अलग ऑप्शन है सॉल्व करने के लिए। अब ये सम जो है सेम लाइंस पे है, पहले वो वाला सम जो अभी मैंने करवाया वो, बाद में ये सम आप लोगों को सॉल्व करना है। ये पेज नंबर 5.21 पे है, ये क्लास टेस्ट का सम नंबर होगा 7, क्लास टेस्ट का, और वो जो सम है वो क्लास वर्क का सम है। क्लास वर्क का सम नंबर है 4, बराबर। सो अभी 2 ऑप्शन है, अभी करना है तो अभी बैठ के करते हैं, नहीं तो फिर आप करके आओ, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आप बोलो वैसा, फिर मैं अभी छोड़ देता हूं आपको। करोगे ना तुम लोग, हाँ, क्योंकि अभी यहाँ पे करो या घर जाके करो वही है चीज, नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर लेंगे, दोनों कर लो, कुछ डाउट होगा तो अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय फ्रेंड्स।